नमस्ते दोस्तों, बच्चों। देखिए, हमने पीछे 3 क्लासें हमने ले ली। पहली दूसरी क्लास में हम पढ़ रहे हैं और पीछे पातुम जनन। तो पहली और दूसरी क्लास में हमने और पीछे में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था कि अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है। सेकंड जो थर्ड क्लास हमने स्टार्ट की थी, थर्ड क्लास में हमने नर इंद्र युग्म कोद्भिद की संरचना विकास के बारे में पढ़ा था। तो हमने कल बात की थी लास्ट का भी जो नर युग्म कोद्भिद थे, या हमने बात की थी कि जो लैंगिक जनन है वो पातुम किसके द्वारा होता है? पुष्पों के द्वारा। और पुष्प में हमने देखा था कि पुष्प में आपके पाए जाते हैं पुंकेसर, जो आपके क्या होते हैं? नर जननांग होते हैं। पुंकेसर के फिर हमने तीन भागों की बात की थी। हमने कहा था परागकोश, फिर हमने योजी की बात की, पूतंतु की बात की। तो अपने पूतंतु योजी ज़्यादा काम का नहीं, अपने काम का है परागकोश, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। तो परागकोश में हमने बात की थी कि परागकोश जो था उस परागकोश की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे परागकोश हुआ। तो हमने बात की थी कि भाई परागकोश वास्तव में उस परागकोश को एक नाम दे देते हैं लघु बीजाणुधानी। परागकोश क्या होता है? वास्तव में शुरुआत में क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। उनमें से एक कोशिका जो होती है वो अपने आकार में क्या कर लेती है? वृद्धि कर लेती है, और आकार में वृद्धि करके एक नई कोशिका बनाती है। उस कोशिका को हम कहते हैं परपशु कोशिका। उस परपशु कोशिका हमने कहा था कि परिणत विभाजन होता है, और परिणत विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाती है। एक को कहते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और दूसरी को कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो आपके प्राथमिक द्वितीय कोशिका थी वो आपकी क्या करती है? परागकोश की भित्तियों का निर्माण करती है। और जो आपके प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है उसकी हम आज बात करेंगे। तो हमने कल बात की थी कि प्राथमिक भित्ति कोशिका जो थी वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करती है? 4 भित्तियों का निर्माण करती है। अब ये परागकोश क्या करता है कि आगे जाकर क्या करता है कि अपने आकार में वृद्धि करके परिवर्धन करता है। और क्या करता है कि देखिए, परागकोश में परिवर्धन के फलस्वरूप 2 स्पष्ट भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। 2 स्पष्ट भाग कौन से होते हैं? एक तो परागकोश भित्ति, और परागकोश भित्ति जो होती है वो 4 भित्तियों की हमने कल बात कर दी थी। दूसरी होती है बीजाणुजन कोशिका। यानी आज हमारा टॉपिक जो है वो है कि आपके बीजाणु जनन में, पहले आप समझे तो हम कहेंगे कि बीजाणु जनन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने कल यहाँ तक की बात कर ली थी कि परागकोश भित्तियों के बारे में, तो परागकोश भित्तियाँ किस तरह से होती है, उनके क्या क्या कार्य हैं, सब हमने बात कर ली थी। आज देखिए सेकंड अपना होता है कि तो एक कोशिका बन जाती है बीजाणुजन कोशिका। ये बीजाणुजन कोशिका क्या होती है कि हमने जब, आपको याद होगा कि हमने इस तरह से कोशिकाओं में बात की थी, हमने 4 कोशिकाएं बनाई थी। इन चारों कोशिकाओं को क्या कहते हैं? बीजाणुजन कोशिका या बीजाणुधानी, एक ही बात है। ये बीजाणुजन कोशिका आगे जाकर क्या करती है? बीजाणुमात्र कोशिका का निर्माण करती है, और ये बीजाणुमात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं। देखिए, एक चीज आपने शायद 11th में पढ़ी होगी समसूत्री और सूत्री के बारे में। ध्यान रखना, जब एक समसूत्री विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती है। एक समसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है? 2। जबकि ध्यान रखें कि एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती है। ऐसा क्यों होता है कि आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन 2 तरह के होते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड, ठीक है ना। तो एक, यदि आपसे कहा जाए कि एक समसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनी, 2, या मैं कहूँ कि एक कोशिका उस एक कोशिका में 2 समसूत्री विभाजन किए गए, तो इसका मतलब हुआ 4 कोशिकाएं बनी। तो यदि यही मैंने कहा कि एक कोशिका में 2 अर्धसूत्री विभाजन किए गए, तो इसका मतलब है वहाँ कोशिकाएं कितनी बनेगी? 8 कोशिकाएं। किस तरह से देखो, जैसे एक कोशिका है उसमें अर्धसूत्री 1 हुआ, ये मान लो अर्धसूत्री फर्स्ट है, फिर अर्धसूत्री सेकंड होगा तो यहाँ फिर 2 कोशिकाएं बनेगी। तो आप गिन सकते हैं कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिकाएं बनी। तो जितने अर्धसूत्री विभाजन आपसे कहे उसकी डबल आपके कोशिकाएं बन जाएंगी। 2 का तो 4, 4 का तो 8, 8 का तो 16। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन में 1 थी तो 1 से कितने बन गए? 4 लघु बीजाणु बन गए। यानी आपके एक लघु बीजाणुधानी के अंदर 4 लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपने देखा होगा कि कितनी लघु बीजाणुधानी थी? ऐसी 4 लघु बीजाणु। तो 4 से कितने बनेंगे? 16। यानी एक परागकोश के अंदर टोटल आपके 16 परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है।
और इसे निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। देखें, लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? परागकोश की लघु बीजाणु दानी में, यानी ये परागकोश था, इस तरह से हमने बात की थी, 1 2 3 यह परागकोश। इस परागकोश की लघु बीजाणु दानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, द्विगुणित का मतलब होता है डिप्लॉइड, 2 है, ठीक है ना, कोशिकाओं में के अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी परागकोश के अंदर लघु बीजाणु दानी में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिससे 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो वापिस सुने, परागकोश, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, तो टोटल कितनी बनेगी? 4 कोशिकाएं, ठीक है ना, सॉरी 4 लघु बीजाणु दानी, 4 लघु बीजाणु। अब इसमें एक से कितने बने? 4, तो आप देख सकते हैं टोटल कितना है? 16, 4 4 4, यानी एक परागकोश में हमेशा 16 पराग कणों का क्या होता है? निर्माण होता है, या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो एक से कितने बने? 4। अब ये 4 जो होते हैं, इन चारों को एक नाम दे देते हैं चतुष्क। इन चारों को एक नाम क्या दे देते हैं? चतुष्क, और इंग्लिश में कहते हैं इसको टेट्राड। इसको क्या कहते हैं? टेट्राड। और ये चतुष्क जो होते हैं वो बहुत अलग अलग पादपों में 5 तरह के ये पाए जाते हैं। तो देखें, पहला चतुष्क के प्रकार में पहला होता है कि चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, आप नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये पहला पहले का, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथे का, पांचवा पांचवे का। देखें चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय में क्या है कि आपको दिखाई तो 3 दिख रहे हैं, जबकि मैंने कहा कि होते कितने? 4, यानी 3 आपके आगे होंगे और 1 आपके क्या होगा? पीछे की तरफ। आप एज ए इसको जैसे फुटबॉल होती है, उस फुटबॉल की तरह मान लो, तो फुटबॉल में 3 तो आगे की तरफ होंगे, 1 क्या होगा? पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो 3 तो आगे, 1 आपके क्या होगा? पीछे की तरफ। इस तरह से 4 होंगे। दूसरा होता है स्वंदी पार्श्विक, क्या आपका स्वंदी पार्श्विक। स्वंदी पार्श्विक मतलब होता है फुटबॉल को आप बराबर 4 भागों में बांट दो। फुटबॉल का आप क्या करो? 4 बराबर भागों में बांट दो। सेम उस तरह से, यानी चारों के चारों भाग क्या होंगे? समान विभाजित होंगे, जबकि इसमें 3 समान बल्कि 1 क्या होता? अलग होगा। तो चतुष्फलकीय का एग्जाम्पल होता है द्विबीजपत्री। जो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है कि ये आपका पाया जाता है। दूसरा होता है स्वंदी पार्श्विक। स्वंदी पार्श्विक का एग्जाम्पल क्या होता है कि एक बीजपत्री, जितने भी एक बीजपत्री पादप हैं उनमें ये पाया जाता है। तीसरा होता है क्रॉसित। क्रॉसित में आप देख सकते हैं, क्रॉसित में क्या होगा कि आपके 2 तो एक साथ होंगे, 1 अलग होगा, 1 आपके क्या होगा? इसमें पीछे की तरफ होगा। ये आपका क्या कहलाता है? क्रॉसित। और इस तरह का जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? मैग्नोलिया में। किसमें पाया जाता है? मैग्नोलिया पादप में। तीसरा होता है टी आकार का, तो ये आपका जो होगा वो टी आकार का बन जाएगा इस तरह से। तो ये किस में पाया जाता है? एरिस्टोलोकिया में। तो टी आकार में 2 तो क्या होंगे? इनमें 90 के एंगल में होंगे, और 2 आपके क्या होंगे? नीचे लगे रहेंगे। तीसरा होता है रेखी का मतलब होता है तीनों एक ही रेखा के अंदर क्या होंगे? सीमित रहेंगे। तो ये पाया जाता है हेलोफिला में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में या तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि चतुष्क के प्रकार लिखो एग्जाम्पल सहित, या आपको क्या करेगा कि एक एग्जाम्पल देगा कि मैग्नोलिया में किस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। मैग्नोलिया में किस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका क्रॉसित। एरिस्टोलोकिया में किस तरह का पाया जाता है? तो आंसर आपका होगा टी आकार। यदि आपसे पूछा जाए हेलोफिला में तो वो रेखिक। यदि आपसे पूछा जाए द्विबीजपत्री में तो आपका क्या होगा? चतुष्फलकीय। यदि एक बीजपत्री में तो आपका आंसर होगा स्वंदी पार्श्विक। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं? क्या पढ़ा हमने कल तक पढ़ लिया था भी हमारे एक परपस्व कोशिका थी, उस परपस्व कोशिका के एक परिणत विभाजन हुआ था, जिससे आपका एक तो क्या बना था? प्राथमिक वित्तीय कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका ने क्या किया
कि इसकी भित्तियों का निर्माण कर दिया, चलो काम खत्म। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर होता है कि एक आपके बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ही होती है। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में क्या होता है कि बीजाणुजनन होता है। बीजाणुजनन क्या होता है कि आपके परागकोश के अंदर, ठीक है, परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, लघु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणुओं का क्या होता है कि निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बताइए क्या बात समझ आई कि नहीं है? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट की बात करें, एक चीज ध्यान रखें, कई बार आपके सामने 2 चीजें आती है। देखो, एक चीज आती है लघु बीजाणु और एक आपके सामने आती है परागकण। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कभी कभी परागकण कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। सर ने कहा कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणु ये परागकण पाए जाता है, तो परागकण का नाम तो अभी तक आया ही नहीं। ध्यान रखिए क्या होता है, हमने अभी तक बात की थी भाई ये चतुष्की अवस्था इस तरह से आती है। ये आपका क्या था कि लघु बीजाणुधानी थी या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये 4 लघु बीजाणु में क्या हुई, विभाजित हुई। ध्यान रखें, जब परागकोश आगे जाकर विकसित होता है, तो जब परागकोश विकसित होता है तो ये जो लघु बीजाणु हैं, ये लघु बीजाणु क्या होते हैं कि ये जो भित्ति आपको दिखाई दे रही है, इस भित्ति को कहते हैं कैलोज भित्ति। इस भित्ति को क्या कहते हैं, कैलोज भित्ति। इस कैलोज भित्ति के अंदर एक कैलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैलेज एंजाइम। जब परागकोश में ये लघु बीजाणु जब पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, उसके बाद ये कैलोज भित्ति जो है, वो कैलोज भित्ति कैलेज एंजाइम का स्त्रावन करती है। और जैसे ही कैलेज एंजाइम का स्त्रावन करती है तो ये 4 जो लघु बीजाणु हैं, ये 4 लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं कि एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इस तरह से अलग हो जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपको 4 जो हैं वो अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से बना दूं मैं, 4 लघु बीजाणु जो होंगे वो इस तरह से आपको क्या होंगे, दिखाई देते हैं। अब इनको लघु बीजाणु नहीं कहेंगे, बल्कि अब इनको हम क्या कहेंगे, परागकण। तो क्या सीखे इससे कि भाई लघु बीजाणु तब तक रहेंगे जब चतुष्क की अवस्था रहे। जैसे ही चतुष्क की अवस्था क्या हो जाती है, हट जाती है, चतुष्क की अवस्था हटते ही क्या हो जाता है, वो परागकण बन जाता है। और परागकण कैसे बनता है कि चतुष्क की अवस्था में ये जितनी भी भित्ति है ये कैलोज भित्ति होती है। और यही कैलोज भित्ति क्या करती है, कैलेज एंजाइम का स्त्रावन करती है। और ये कैलेज एंजाइम क्या करता है कि इन भित्तियों का क्या कर देता है, विघटन कर देता है। और जैसे भित्तियाँ विघटन होगा, विघटन होने के बाद क्या होगा कि ये परागकणों के रूप में क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके जो ये आपके परागकोश है, इस परागकोश में आप देख सकते हैं कि आपको ये 4 दिखाई दे रहे हैं, ये आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। ये 4 जो होते हैं कैलेज भित्ति द्वारा अलग हो जाते हैं। और जब ये कैलेज भित्ति द्वारा अलग होते हैं तब आपको इस परागकोश के अंदर इनकी संरचनाएं ऐसे दिखाई देगी। अब इनको हम क्या कहते हैं, परागकण कहेंगे। जब तक ये चतुष्क की अवस्था में था तब तक हमने इसको लघु बीजाणु कहा, लेकिन जैसे ये चतुष्क की अवस्था से मुक्त हुआ उसके बाद प्रत्येक को हमने क्या कर दिया, परागकण कह दिया। इस परागकण के ध्यान रखना है कि हमने कल बात की थी अंत्यथीशियम हमने बात की थी कि अंत्यथीशियम क्या करता है कि अल्फा सेलुलोज का क्या करता है, जमाव करता है। और अल्फा सेलुलोज जो होता है परागकोश के अंदर, कुछ भित्ति के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से क्या होता है कि इस अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं हो पाता, तो ऐसी जगह को हमने क्या किया था, स्टोमियम कहा था।
या इसी को एक हिंदी में नाम कहते हैं ओस्ट कोशिका। ये स्टोमियम या ओस्ट कोशिका क्या है? ये स्टोमियम और ओस्ट कोशिका वह स्थान है परागकोश का, वह स्थान जहाँ से परागकोश का स्फुटन होता है। स्फुटन का मतलब होता है कि परागकोश यहाँ से क्या होता है, मुक्त होता है। क्या मेरी बात यहाँ तक आपके समझ आई कि नहीं है? कोई दिक्कत? लघु बीजाणु, परागकण, इनमें आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। इसको देखो, तो ध्यान रखें हमने बात की थी कि चतुष्क के प्रकार की है ना, तो चतुष्क में ये पांचों प्रकार है। पांचों प्रकार आपको अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना। इनके एग्जाम्पल या देखें, वैसे तो बहुत सारा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी एग्जाम में आप देने को दे दें, है ना। तो बस इनके आप एग्जाम्पल और इनके प्रकार ध्यान रखना, क्या प्रकार है, क्या एग्जाम्पल है। फिर हमने बात की थी कि चतुष्क जो होता है वो आगे डिवाइड होता है, यानी चतुष्क जो होता है जब तक चतुष्क की अवस्था है तब तक इन सभी को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। जैसे ही चतुष्क की अवस्था से अलग होता है तो इसे हम क्या कह देते हैं, परागकण कह देते हैं। ये परागकण और आपके लघु बीजाणु में अंतर है। ध्यान रखना कि ये अलग कैसे होते हैं। तो हमने बात की थी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैलोज भित्ति होती है। ये क्या होती है, आपके कैलोज भित्ति। और ये जो कैलोज भित्ति है, इस कैलोज भित्ति से कैलेज एंजाइम निकलता है और वो एंजाइम क्या करता है कि इनकी भित्तियों को विघटित कर देता है। और जैसे ही भित्तियाँ विघटित होती है ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। यहाँ तक अब हमारी बात हो गई थी, है ना। आगे देखें, अगला एक नाम आता है कि पोलिनियम या परागपिंड। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि पोलिनियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो पोलिनियम किसे कहते हैं, देखो कि कुछ पादपों में परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना का क्या कर देते हैं, निर्माण, जिसे हम क्या कहते हैं, परागपिंड कहते हैं। किस तरह से निर्माण करते हैं, इस तरह से। और यहाँ बहुत सारे परागकण लग जाता है ऐसे, तो ये जो कहलाते हैं वो परागकण कहलाता है। ये सभी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, या गोल गोल मान लो, कोई संरचना मान लो, ये जो गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, परागकण। तो ये एक जो विशिष्ट संरचना है, इस विशिष्ट संरचना को हम क्या कहते हैं, पोलिनियम कहते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो आग है। आग का पौधा देखा होगा आपने। तो क्या होता है कि पोलिनियम कुछ पादपों में परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं और इस विशिष्ट संरचना को हम क्या कहते हैं, पोलिनियम। इसका एग्जाम्पल है आग। एग्जाम में सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और सीधा आपसे पूछा जाता है पोलिनियम किसे कहते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जो बड़े क्वेश्चन हैं वो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं वही आपके क्या होता है, इम्पोर्टेंट होते हैं। वो आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन में कोई कर लेता है। आज मान लो आ गया कि पाचन तंत्र का वर्णन करो, तो पाचन तंत्र का वर्णन करने में क्या दिक्कत है। आप 10वीं से पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आप याद कुछ लिख दे, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। एग्जाम में दे दिया कि क्रॉसित प्रकार या जो क्रॉसित प्रकार का एग्जाम्पल बताओ, और एग्जाम्पल नहीं आता, और आता है तो आता है ना। अब देखें कि हमने बात की थी कि भाई ये जो परागकोश है, इस परागकोश का स्फुटन होता है और स्फुटन होके क्या होता है कि परागकण मुक्त होते हैं, ठीक है। तो परागकोश का स्फुटन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। तो ध्यान रखें, परागकोश का स्फुटन हमने बात की थी, और स्फुटन कहाँ से होता है वो हमने बात कर ली थी कि स्टोमियम जो है, और स्टोमियम क्या होता है कि परागकोश की भित्ति ऐसी जगह जहाँ अल्फा सेलुलोज का जमा नहीं होता है, जहाँ या हम कह सकते हैं कि परागकोश का स्फुटन होने वाली जगह, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमियम। तो पहली काम आती है अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ में क्या होता है कि इस तरह से, यानी इस तरह से, ठीक है। यदि आप इसको इस तरह से काटोगे तो ये आपका क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ कहलाता है। तो यदि यहाँ से टूट कर आपके अलग हो तो फिर परागकोश को हम क्या कहेंगे, इसको अनुप्रस्थ। दूसरा लंबवत। लंबवत का मतलब होता है यहाँ से अगर कट निकाल दें, यहाँ से यदि आप इसको 2 टुकड़ों में काट दो तो ये आपका क्या कहलाता है, लंबवत। तो लंबवत का एग्जाम्पल धतूरा, कपास, जबकि अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल क्या है, तुलसी।
तुलसी के जो परागकोश होते हैं वो इस तरह से आपके क्या होता है, स्फुटन होता है, जबकि धतूरा कपास में इस तरह से वो क्या होते हैं, कट होते हैं। तीसरा होता है छिद्र में। छिद्र में क्या होता है कि जो परागकोश की भित्ति है उस भित्ति में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, और उन्हीं छिद्रों से क्या होता है कि परागकोश के जो परागकण हैं वो क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तीसरा होता है कपाटी। कपाट्य का मतलब कपाट मतलब गेट, यानी ये जो होता है कि इस तरह से जैसे गेट नहीं खुलते कि उस तरह से ये क्या होता है कि इस तरह से यूँ खुलता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कपाट। ये उसका एग्जाम्पल है बारबरी, ठीक है ना। ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं आते हैं। हाँ, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, और सिर्फ आपको जो पूछा जाएगा एग्जाम्पल, आपके बुक में जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिस चीज़ के दे रखे हैं, कृपया करके वही पढ़ें, ठीक है। जितना आपको दिया गया है आप उतने ही पढ़ें, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप पहले 12th क्लास की बुक को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप अच्छे से तैयारी करें। तो आज हमने जो जो पढ़ा उसको हम वापस एक बार क्या कर लेते हैं, माइंड में रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि पिछली बार के परपशु कोशिका थी, उस परपशु कोशिका में विभाजन हुआ तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनी, और एक आपके प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनी, ठीक है। प्राथमिक द्वितीय कोशिकाओं ने भित्तियों का निर्माण किया। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में क्या होता है कि बीजाणु जनन होता है, और बीजाणु जनन होकर क्या करता है कि 4 आपके लघु बीजाणु का निर्माण करता है, और इन चारों लघु बीजाणुओं को एक नाम दे देते हैं चतुष्क, है ना। और चतुष्क के जो प्रकार थे हमने यहाँ पर बात कर ली, कितने प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। ये चतुष्क जो होते हैं वो आपके एक कैलोज भित्ति द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और यही कैलोज भित्ति आगे जाकर क्या करती है, कैलेज एंजाइम का स्थापन करती है, और कैलेज एंजाइम का स्थापन करने से ये भित्ति क्या हो जाती है, टूट जाती है, और 4 क्या हो जाते हैं, आपके लघु बीजाणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, या परागकण का। हमेशा ध्यान रखें कि आपके एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनेगी, और एक समसूत्री विभाजन से आपकी 2 कोशिकाएं बनती है। तो ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आगे ये बहुत काम आएगा, समझ गए बात को। तो जितना हमने पढ़ा है उसको भी अच्छे से घर पे पढ़ें, रेगुलर करते रहें, जितना पढ़ा है उतना पढ़ें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।